हेलो एवरीवन, दिस इज रिशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म रिशु साइंस एकेडमी, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज फॉर सीटैट पेपर 2। एंड अब काफ़ी कम टाइम रह गया आपके पेपर के लिए, 4-5 दिन का ही टाइम है आपके पास। तो आज जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली ये जो हमने कल एक सीरीज की थी जिसमें टोटल एक क्विक रिवीजन लगाया था हमने, 3 घंटे का वो वीडियो आपको मिली होगी जिसमें हमने पूरा एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन किया था। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके पेपर में आते हैं, तो वो सारे हमने कल डिस्कस किए थे। उन्हीं क्वेश्चन मतलब उन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड आज हम एमसीक्यू लगाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जामिनर पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते ही हैं और आएंगे भी। तो इस सीरीज को थोड़ा सा सीरियस होके देखें आप, एंड एंड तक इस सीरीज को जरूर देखें, एंड तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ये जो आपको पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिलेगी। इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। तो टोटल 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आज, एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, और उस क्वेश्चन को मैं ऐसा करूंगी, कमेंट में ही आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। 1-2 बच्चों के क्वेश्चन कुछ हैं जो मैं कमेंट में ही आंसर कर दूंगी अब, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, व्हाट इज दिस ग्रीन सब्सटेंस। उसने कहा कि कॉपर के सब्सटेंस पे जब मॉइस्ट एयर एक्सपोज होता है, मतलब उसको मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में अगर हम कॉपर को रखते हैं, एयर की प्रेजेंस में, मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में, तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। उसमें जो ग्रीन कलर आता है वो किस वजह से आता है। तो वो जो ग्रीन कलर आता है दैट इज बिकॉज ऑफ करोजन, ठीक है। और क्या होता है, जैसे ये मान लो कॉपर है, तो कॉपर पे जब मॉइस्चर का अटैक होगा, फॉर एग्जांपल मॉइस्चर में क्या क्या होगा, मॉइस्चर में वाटर भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, प्लस ऑक्सीजन होगा। तो जब ये कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2, एंड उसके अलावा क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट। तो जब ग्रीन कोटिंग आती है सब्सटेंस कॉपर पे, जो ग्रीन कलर आएगा वो किस चीज का होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का, ठीक है। एंड दैट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का, ठीक है। जब भी हम कॉपर को मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में एक्सपोज करेंगे, मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में रखेंगे कॉपर को, तो उस पर ग्रीन कलर आएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ करोजन। और वो जो ग्रीन कलर आएगा वो किसका होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन सेक्शन ऑफ अ लीफ। कौन सा एक पार्ट ऐसा है जो लीफ के सेक्शन में प्रेजेंट नहीं है, लीफ में प्रेजेंट नहीं होता। तो गार्ड सेल्स तो हमें पता है स्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल जो ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लीव्स में। उसके अलावा सूडोपोडिया नहीं होता, एंड जाइलम भी नहीं होता। जाइलम तो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। वो एक वेस्कुलर टिश्यू है जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्लांट्स में। सूडोपोडिया की बात करें तो सूडोपोडिया क्या है, अमीबा में जो फॉल्स फीट होता है उसको कहते हैं सूडोपोडिया। सो डी और ई जो है लीफ में प्रेजेंट नहीं होते, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 डी एंड ई, ठीक है। सूडोपोडिया, पदार्थ और जाइलम जो है प्लांट्स में लीफ में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच one of the following option represent the correct sequence of processing of fiber। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रेशे को ऊन में संसाधित करने के सही क्रम को निरूपित करता है। मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फाइबर से हमें वूल बनानी है, ठीक है, फाइबर से हमें वूल बनानी है, तो हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे फाइबर से वूल बनाने के लिए, वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो फाइबर से जब भी हम वूल बनाते हैं तो हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है दैट इज शेयरिंग। क्या होता है, शेयरिंग। शेयरिंग में क्या करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, और इसमें क्या करते हैं, शीप के जो हेयर है ना, हेयर को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीजर्स, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो हमने हेयर रिमूव किए हैं शीप के उसको वॉश करेंगे, दैट इज सेकेंड स्टेप, और उसे कहते हैं स्काउरिंग। अब उन हेयर्स को वॉश करेंगे, बड़े से टैंक में वॉश करेंगे, ठीक है, ताकि उस पर जो डस्ट डर्ट वगैरह है वो रिमूव हो जाए। स्काउरिंग के बाद सॉर्टिंग करेंगे,
सेम तरह के फाइबर जो हैं उनको एक साथ रखेंगे और उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट करेंगे फाइबर को, ठीक है। तो फाइबर को क्या कर रहे हैं हम, सॉर्ट आउट कर रहे हैं, मतलब हेयर्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। उसके बाद वो जो फाइबर्स हैं, जो उसके हेयर्स हैं, उससे फाइबर बनाएंगे, तो उसको सॉर्ट आउट करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, डाई करेंगे। डाइंग, इसमें निटिंग वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कि निटिंग करेंगे, उससे फाइबर बनाएंगे, हेयर से फाइबर बनाएंगे, फिर जो फाइबर बन जाएगा उसको हम डाई करेंगे, डाई के बाद फिर उसको रोल करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन है, राइट सीक्वेंस है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। शेयरिंग, कट करेंगे, स्काउरिंग, वॉश करेंगे, सॉर्टिंग, सॉर्ट आउट करेंगे उसके लेंथ के अकॉर्डिंग। इसमें और ऑप्शंस भी आते हैं निटिंग का, जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ है। निटिंग के बाद फिर डाई करेंगे, डाई के बाद फिर रोल करेंगे, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ऊन की कटाई, निघर्षण, घंटाई, रंगाई और लोटन। ओके, तो सेकंड जो है राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमा इज बॉइलिंग वाटर इन अ मेटेलिक पैन, हीट इज ट्रांसफर्ड इन मैनी वेज, सम आर, मतलब रेशमा एक लड़की है, उसने एक पैन में क्या किया, वाटर को हीट किया, ठीक है, आग जला दी, वाटर को हीट कर दिया। तो हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो कौन कौन से तरीकों से ट्रांसफर होती है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो जिसमें हीट ट्रांसफर होती है। तो हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं हीट के ट्रांसफर होने के। एक है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये 3 स्टेप्स हमने पढ़े हैं कि इन 3 स्टेप्स के थ्रू जो हीट है ट्रांसफर होती है, ठीक है। कंडक्शन कहाँ होता है, सॉलिड मीडियम में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने हीट अप किया इस पैन को, तो ये जो हीट है ये सॉलिड इस पार्ट में ट्रांसफर होगी, और यहाँ से अगर ये पैन का हैंडल अगर आयरन का है तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है इसके सॉलिड पार्ट में, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। उसके अलावा कन्वेक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड और गैसेस में ये जो वाटर है, वाटर में जो हीट ट्रांसफर हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। उसके अलावा इसके सराउंडिंग में, जब भी आप गैस पे कुछ बनाते हो तो आपने देखा है जब आप खाना बना रहे हो तो उसके आसपास की सराउंडिंग भी हीट अप हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन 3 मेथड्स के थ्रू जो है हीट ट्रांसफर होती है। तो आपका इसमें 3 मेथड दिए कि हीट ट्रांसफर टू द हैंडल ऑफ अ पैन ऑन द फ्लेम, हीट ट्रांसफर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, हीट ट्रांसफर टू एयर नियर द पैन। ये तीनों स्टेप्स हमने अभी डिस्कस किए। तो तीनों स्टेप्स क्या हैं, जो पैन में हीट ट्रांसफर हो रही है दैट इज कंडक्शन, जो वाटर में हीट ट्रांसफर हो रही है दैट इज कन्वेक्शन, और जो सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, चालन, संवहन, विकिरण, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जिनके थ्रू हीट जो है ट्रांसफर होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस इज द मोस्ट कॉमनली used natural indicator to test whether a substance is acidic or basic in nature. From where is litmus extracted? ये जो लिटमस है काफी कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, जिसे हम टेस्ट करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो लिटमस का निष्कर्षण कहाँ से किया जाता है, कहाँ से लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो लिटमस को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। और लाइकन्स क्या है, इट इज द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड fungus. Okay, it is a symbiotic relationship between algae and fungus. algae क्या करती है, खाना बनाती है, और फंगस क्या करता है, एल्गी को, मतलब एल्गी खाना बना के फंगस को दे रहा है और फंगस उसको सपोर्ट और शेल्टर दे रहा है, ठीक है। तो लाइकन्स क्या है, इट इज द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस, जिसको सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। और ये जो लाइकन्स है इससे क्या बनता है, लिटमस बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा शैक से, ठीक है, जिसको लाइकन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब अगर आपको आयरन को रस्ट से बचाना है तो कौन सी एक प्रैक्टिस है, कौन सी एक चीज है जो आप नहीं करोगे। फर्स्ट स्टेप है मिक्सिंग आयरन विद कार्बन, क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज, कि आप आयरन को कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज के साथ मिक्स करोगे। तो ये तो हम स्टेप बनाते हैं। ये स्टेप क्या है ना, एक्चुअली एलॉय बना रहे हैं हम, आयरन को किसी और मेटल के साथ मिक्स कर रहे हैं, एलॉय बना रहे हैं, और स्टेनलेस स्टील के एलॉय, इसको स्टेनलेस स्टील कहेंगे एक्चुअली। ये क्या है, स्टेनलेस स्टील है। तो स्टेनलेस स्टील, अगर आयरन को हम किसी कार्बन, क्रोमियम, निकल या मैग्नीज के साथ मिक्स कर रहे हैं तो इट मीन्स हम उसका एलॉय बना रहे हैं, और जो एलॉय होते हैं उन पे रस्ट नहीं लगता। उसके अलावा सेकेंड है डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक, जिंक की एक लेयर आप कोट कर दोगे आयरन के ऊपर।
या फिर क्रोमियम की। तो दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, और ये भी हम करते हैं किसी भी आयरन के सब्सटेंस को अपने रस्ट से बचाने के लिए हम जिंक की एक कोटिंग करते हैं और क्रोमियम की, जिसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। तो ये तो हम करते हैं। ग्रीसिंग द पीस ऑफ आयरन, आयरन को ग्रीस कर दीजिए ऑयल से या किसी और सब्सटेंस से, ये भी करते हैं। कीपिंग एन आयरन पीस इन अ ह्यूमिड एटमोसफियर, कि आप क्या करो, आयरन को ना एक ह्यूमिड मॉइस्ट एटमोसफियर में रख दो। तो अगर आप एटमोसफियर मॉइस्ट एटमोसफियर में रखोगे तो इससे आप प्रिवेंट नहीं कर रहे हो रस्ट को, आयरन को रस्ट से। इससे तो क्या होगा, चांसेस बढ़ जाएंगे कि आयरन पे जो ये है रस्ट है उसको लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें प्रिवेंट करना है रस्टिंग को, आयरन को रस्ट से। तो ये 3 मेथड जो हम प्रिवेंट करेंगे, बट कौन सा एक मेथड जो है नॉट रिकमेंडेड, हमें नहीं करना है रस्ट से बचाने के लिए आयरन को, तो हमें ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है, कीपिंग एन आयरन पीस इन अ ह्यूमिड एटमोसफियर, ह्यूमिड एटमोसफियर में रखेंगे तो उस पर तो रस्ट इजिली लग जाएगी, तो ये हमें नहीं करना है। लोहे के टुकड़े को आर्द्र वायुमंडल में रखना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, किसी स्थान की जलवायु के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लाइमेट इज सेम एज वेदर ऑफ दैट प्लेस, उस स्थान की जलवायु और मौसम समान है। या फिर क्लाइमेट इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ प्लेस, कि किसी स्थान पर वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति जो है उसको जलवायु कहते हैं। या फिर क्लाइमेट रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन एवरीडे बेसिस, प्रतिदिन मौसम विभाग द्वारा जलवायु रिपोर्ट बनाई जाती है। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर किसी लंबी अवधि के औसत मौसम का पैटर्न जलवायु है। कि जलवायु क्या है, एक एवरेज वेदर पैटर्न है जो काफी लंबे टाइम तक हम नोटिस करते हैं, उसके बाद उसको उस क्लाइमेट को हम वेदर का नाम देते हैं, कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, सॉरी उस वहाँ का जो वेदर है वो कैसा रह रहा है, वेदर का पैटर्न क्या है, काफी लॉन्ग टाइम से हम उसको स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको नाम देते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है, एक एवरेज वेदर पैटर्न होता है एंड इट टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, किसी लंबी अवधि के औसत मौसम को के पैटर्न को जलवायु कहते हैं। तो 4th जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरीबा डिड एन एक्टिविटी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मॉइस्चर content of a soil sample. He took 200 gram of soil and spread it on a newspaper in the sun. Allow it for dry to 2 hours. After 2 hours, the weight of the soil was 180 gram. What is the percentage of moisture in the soil? अरीबा ने क्या किया, किसी मृदा को मिट्टी के नमूने में नमी की मात्रा परिकलन करने के लिए एक क्रियाकलाप किया। उसने 200 ग्राम मृदा ली और उसे अखबार पर धूप में फैला दिया और उसे 2 घंटे तक सूखने दिया। 2 घंटे के पश्चात मृदा का भार 180 ग्राम था। मृदा में नमी का प्रतिशत कितना है। एक लड़की है, उसने 200 ग्राम सॉइल ली और उसको सन में रखा थोड़ी देर के लिए। जब उसने सन में रखा तो उसका जो वेट था दैट वाज 180 ग्राम। ठीक है, 180 ग्राम उसका भार रहा। तो हमें बताना है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कितना था उस सॉइल में कितनी परसेंटेज थी मॉइस्चर की। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर का। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर किस तरह से निकाला जाता है, ये फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकालने के लिए वाटर इवेपोरेटेड, वेट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड, वेट ऑफ वाटर, कितना वाटर इवेपोरेट हुआ है, वाटर इवेपोरेटेड अपॉन इनिशियल वेट ऑफ सॉइल, पहले उसका वेट कितना था, इनिशियल वेट ऑफ सॉइल इनटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो वेट ऑफ वाटर इवेपोरेट, कितना वाटर जो है इवेपोरेट हुआ, 200 था पहले, धूप लगाने के बाद 180 रहा, तो 20 ग्राम वाटर जो है इवेपोरेट हो गया। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाइए। वेट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड कितना है, 20 ग्राम। इनिशियल वेट कितना था, पहले कितना वेट था 200 ग्राम सॉइल का, एंड इंटू 100। तो 100 से इसको कर देंगे एंड 2 10s are 20। तो मॉइस्चर का जो परसेंटेज है सॉइल में दैट वाज 10%। ओके, दैट वाज 10%। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 10% होगा। ठीक है, तो एक जो फॉर्मूला है ये आप एक बार याद कर लेना, लिख लेना कहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा एक कथन जो है गलत है, वो हमें बताना है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑप्शन है, ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चैम्बर स्ट्रक्चर, सो दिस इज ट्रू। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल्स, कल ही हमने डिस्कस किया था। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल,
राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, तो 4 चैम्बर हार्ट है हमारा। सेकंड है पल्मोनरी आर्टरी कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू लंग्स, कि जो पल्मोनरी आर्टरी है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेके जाती है लंग्स में, तो दिस इज ट्रू। थर्ड है रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इन चैम्बर्स ऑफ हार्ट कॉन्स्टिट्यूट हार्ट बीट, की ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है हार्ट की मसल्स में, इन्हीं की वजह से सॉरी जो हमारी हार्ट बीट है वो बनती है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। फोर्थ ऑप्शन है सॉरी, द अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स एंड लोअर वन आर आर्टरिया, की ऊपर वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहते हैं, लोअर वाले चैम्बर्स को आर्टरिया कहते हैं। ऊपरी 2 कोष्ठ नीले कहलाते हैं और निचले 2 कोष्ठ अलिंद है, जो कि सही नहीं है क्योंकि ऊपर वाले जो पोर्शन है दैट इज ऑरिकल, नीचे वाले वेंट्रिकल्स। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो गया आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। तो बडिंग तो हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, स्पोर फॉर्मेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट जो पॉलिनेशन है दैट इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और कल ही हमने डिस्कस किया था ये पॉलिनेशन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है प्लांट्स का, ठीक है, जो कि पॉलिनेशन 2 तरह की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ना कि एसेक्सुअल का। तो कौन सा एसेक्सुअल का पार्ट नहीं है, पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन हमारा परागण जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Nowadays, electric fuses in an electric circuit is replaced by which of the following alternatives, की जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो इलेक्ट्रिक फ्यूज हम लगाते हैं वायर में वो किस चीज के साथ हम रिप्लेस कर रहे हैं nowadays, तो इट इज रिप्लेस्ड बाय MCB, जिसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं, ठीक है। इसको MCB के साथ जो है रिप्लेस कर रहे हैं। और ये जो आपका फ्यूज है इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस हैं ये टिन और लेड के एलॉय से बनते हैं, टिन और लेड के एलॉय से बनते हैं, मतलब टिन और लेड को यूज करते हैं इसके एलॉय को बनाने के लिए, फ्यूज को बनाने के लिए टिन और लेड को यूज करते हैं, और इसे सोल्डर भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सोल्डर। तो आपका जो राइट आंसर है किससे हम रिप्लेस कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, लघु परिपथ विच्छेदक। तो राइट ऑप्शन हो गया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम 1 लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर and column 2 lists the characteristics of images formed by the mirror। कॉलम ए में मिरर दिए हुए हैं, कॉलम 2 में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली मैचेस कॉलम 1 टू द कॉलम 2। कॉलम 1 में जो मिरर दिए हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं वो हमें बताना है। तो अगर प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर हमें पता है प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट, वर्चुअल और सेम साइज की, ठीक है। जब आप शीशे में खुद को देखते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी इन्वर्टेड इमेज बनती है या फिर आपका साइज जो है छोटा या बड़ा हो जाता है, सेम साइज रहता है, जो साइज आपका है वही साइज जो है आपको इमेज में दिखेगा। तो प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती हैं, प्लेन मिरर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसमें जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, इरेक्ट, वर्चुअल और सेम साइज की होती है। तो फर्स्ट का बी हो गया, फर्स्ट का बी कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट का बी इसमें है, फर्स्ट का बी इसमें है, तो इस हिसाब से आपके जो 2 ऑप्शंस हैं वो एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट पे चलिए कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं तो कनकेव मिरर में दोनों ही इमेजेस बनती हैं, रियल भी और वर्चुअल भी, रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस बनती हैं। तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज, ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, कि हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो हमारा जो सेकंड पोर्शन है उसका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू मिरर, कि इसमें जो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज, मतलब जब अगर ऑब्जेक्ट को काफी दूर प्लेस किया है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अगर ऑब्जेक्ट को ज्यादा पास में प्लेस नहीं किया है मिरर से, क्योंकि हमें पता है कनकेव मिरर में 2 इमेजेस बनती हैं, रियल और इन्वर्टेड भी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट भी बनती है। तो इसने लिखा है एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर, अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा क्लोज नहीं है मिरर के तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। तो इसमें दोनों ही इमेजेस बनती हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेज भी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी। अगर पास में हो तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओगे मिरर से तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो सेकेंड केस में बनेगा ऑप्शन नंबर डी। और कन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है,
कन्वेक्स मिरर में इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज, तो थर्ड का हो गया ए। ठीक है, तो सेकंड का डी किस में है, इसमें है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सेकंड का डी एंड थर्ड का ए, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। जो समतल दर्पण है इसमें कैसी सीधा, आभासी और समान साइज का इमेज बनेगा। जो अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर है, इसमें वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब सिवाय जब वस्तु दर्पण के अति निकट रखी गई हो, एंड उत्तल दर्पण में सीधी, आभासी और साइज में छोटी इमेज बनती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फोर्स। कौन सा एक कथन जो है सत्य नहीं है, गलत है अबाउट फोर्स, बल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है, कौन सा विकल्प जो है गलत है। फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो यस दिस इज ट्रू, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड का मतलब है एक न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाई, मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, तो ये जो न्यूमेरिकल नंबर है दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आप डायरेक्शन भी बताओगे कि मैंने राइट साइड में फोर्स लगाई, या मैंने लेफ्ट साइड में फोर्स लगाई, या मैंने ऊपर फोर्स लगाई, नीचे फोर्स लगाई, आप डायरेक्शन भी बताओगे। तो फोर्स जो है इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, इसमें अगर जब आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे ना, तो उसमें एक एक्सेप्शन है कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वो स्केलर क्वांटिटी में आता है, वेक्टर क्वांटिटी में नहीं आता, क्योंकि वो स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। वो भी आगे डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा उसका भी। तो फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये तो सही है। सेकंड है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मे कॉज चेंजेस इन इट्स शेप, कि हम किसी चीज पे फोर्स लगाए तो हो सकता है उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाए, तो दिस इज ट्रू। मान लीजिए आपका बलून है, आपने बलून पे फोर्स लगाया तो ये थोड़ा सा पिचक जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो दिस इज ट्रू। थर्ड है, फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट, मतलब अगर कोई चीज कांटेक्ट में नहीं है तब भी हम फोर्स लगा सकते हैं। तो यस, फोर्स में हमने पढ़ा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स हमने पढ़ी है जो 3 टाइप्स की थी। नॉन कांटेक्ट फोर्स 3 टाइप्स की थी, कौन कौन सी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक फोर्स, 3 तरह की फोर्स हमने पढ़ी थी जो नॉन कांटेक्ट है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू कि फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। उसके अलावा जो फोर्थ स्टेटमेंट है आपकी, दैट इज फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन वन पुशेस इट, कि फोर्स हम तभी लगाते हैं जब हम उसको पुश कर रहे हैं। तो ओनली पुशेस इट नहीं, पुश और पुल दोनों में ही हम फोर्स लगाते हैं, जब किसी चीज को पुश कर रहे हैं या फिर किसी चीज को पुल कर रहे हैं, दोनों में ही हम फोर्स लगाते हैं। तो ये स्टेटमेंट होगी गलत कि किसी वस्तु पर बल तभी लगता है जब उसे धक्का दिया जाता है, जब उसको खींचते हैं तब भी तो हम फोर्स लगा रहे हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फोर्स, और यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही बताना था। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डैश ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पिच या टाइम पीरियड, जो लाउडनेस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पिच या टाइम पीरियड। तो अगर एम्पलीट्यूड की बात करूं तो एम्पलीट्यूड क्या डिफाइन करती है, एक्चुअली लाउडनेस को। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या डिफाइन करती है, लाउडनेस। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड लाउडर द साउंड। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या डिटरमिन करती है, पिच को। फ्रीक्वेंसी पिच को डिटरमिन करती है और एम्पलीट्यूड लाउडनेस को डिटरमिन करती है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड आएगा यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग बाय द साउंड। ध्वनि की उच्चता ध्वनि उत्पन्न करती कंपन की आयाम के वर्ग के समानुपाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, two plane mirrors are placed at an angle of 60 degree to each other. How many images of a coin is formed when it is placed 4 centimeter away from the mirror? कि टू प्लेन मिरर्स हैं, उनको हमने 60 डिग्री के एंगल पे रखा है, तो कितनी इमेजेस बनेंगी कॉइन की व्हेन इट इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, जो कि 4 सेंटीमीटर दूर रखा है मिरर के, तो कितनी इमेजेस बनेंगी उस कॉइन की, हमें ये बताना है। देखो, जब आपको एंगल दिया है, किस एंगल पे रखी है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ इमेजेस। देखो, अगर तो आपके पास इवन जो एंगल दिया है वो इवन नंबर में है, 60 डिग्री इवन नंबर है, तो अगर इवन नंबर में दिया है तो आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला लगाओगे 360 डिग्री अपॉन
एंगल और -1। और अगर वो जो एंगल दिया हुआ है आपके पास अगर वो ओड नंबर का है तो आप फिर फॉर्मूला लगाओगे 360 डिग्री अपॉन एंगल और वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो आपको एंगल दिया है 60 डिग्री का दैट इज इवन नंबर। अगर वो इवन है, इवन के केस में आप -1 करोगे और ओड के केस में आप -1 नहीं करोगे। तो इवन है आपके पास तो जो एंगल है सो आप -1 लगाओगे और इस तरह से फॉर्मूला में एंगल को फिट कीजिए, एंगल को लगाइए 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री -1। तो इसको कट कर लो, 6 6 36 एंड 6 -1 कितना हो गया 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 5। तो आपका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 5। दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के कोण पर रखे गए हैं। जब किसी सिक्के को दर्पण के 4 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है तब सिक्के के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। अब उसको कितनी भी दूरी पे रखा हो, चाहे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, उसकी 5 ही इमेजेस बनेगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ इमेजेस बनती है ना वो डिपेंड करती है कि कितना एंगल बन रहा है। तो 40 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, तो 60 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। तो आप अगर आपके पास इवन नंबर का एंगल है तो -1 लगाएंगे, ओड नंबर का एंगल है तो -1 नहीं लगाएंगे, सीधा ही वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट कर लोगे। तो हमारे पास तो ये 60 डिग्री था जो कि इवन है, तो हमने -1 किया एंड जो इमेजेस आएंगी दैट इज 5 इमेजेस। कितनी इमेजेस बनेंगी, 5 इमेजेस बनेंगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस विद वाटर। कि जो फॉस्फोरस है वो डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। यस दिस इज ट्रू। फॉस्फोरस जो है रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, दैट्स व्हाई फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर करके रखते हैं। और इसको अगर एयर में रखेंगे तो एयर की प्रेजेंस में एकदम से आग पकड़ लेता है, तो दैट्स व्हाई इसको हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये वाटर में रिएक्ट नहीं करता। और ये स्टेटमेंट सही है, उसके अलावा बाकी स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑप्शन जो है ना राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मैग्नेट्स। कौन सी एक स्टेटमेंट जो है सही नहीं है मैग्नेट्स के बारे में। तो एक बार चेक कर लूं, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। कौन सा सही नहीं है कि फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नेटाइट इज द फर्स्ट मैग्नेट मेड बाय ह्यूमंस। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मैग्नेटाइट को ह्यूमंस ने नहीं बनाया, वो एक नेचुरली रॉक थी जो नेचर में प्रेजेंट है, मतलब नेचुरली रॉक है जो नेचर में प्रेजेंट है, इसको ह्यूमंस ने नहीं बनाया और ये स्टेटमेंट गलत है। उसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट है कि मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, दिस इज ट्रू। चुंबक जो है लोहे, निकल और कोबाल्ट को आकर्षित करता है, ये सही है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कि अगर आप एक इसको मैग्नेट को किसी के साथ हैंग करोगे किसी वायर के साथ, ठीक है, तो ये ऑलवेज जो है ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही अलाइन करेगा। फोर्थ है, पोल्स ऑफ बार मैग्नेट आर नियर इट्स एंड, उसके जो पोल्स हैं उसके एंड्स पे होते हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्या सही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम चुंबक मैग्नेटाइट है, दिस इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन ईयर। हमारी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, जो सुनने की क्षमता है, वो कितनी है। सो दैट इज 20 to 20,000 हर्ट्ज। 20 to 20,000 हर्ट्ज जो है हमारे कान के सुनने की क्षमता है। तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मिरर्स A and B are at right angle to each other. If a ray of light strikes mirror A at 20 degree to the normal and then strike mirror B, find the angle of reflection of the ray emerging from mirror B. मतलब दो दर्पण हैं आपके पास A और B, एक दूसरे के समकोण पर हैं, 90 डिग्री के एंगल पे हैं दोनों ही मिरर, इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं मिरर A और ये है मिरर B। ये कितना 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं आपस में। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट आई और वो मिरर ए को स्ट्राइक की, एक मिनट, वो मिरर ए को स्ट्राइक करेगी यहाँ पे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसने कहा है 20 डिग्री का है, मतलब 20 डिग्री पे वो स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट रे जो है 20 डिग्री पे है। तो जब वो स्ट्राइक करेगी मिरर बी पे जब वो स्ट्राइक करेगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बनेगा वो कितना बनेगा, ठीक है। यदि कोई प्रकाश की किरण अविलंब से 20 डिग्री के कोण से दर्पण ए से टकराती है तो दर्पण बी से निकलने वाली किरण का परावर्तन का कोण ज्ञात कीजिए। देखो क्या हो रहा है ना यहाँ पे, ये है कोई रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे आई यहाँ पे
ए मिरर पे टकराई। अब जैसे ये ए मिरर पे टकराएगी ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, वापस इस तरह से गई और वो बी मिरर पे टकराई। ठीक है, तो ए मिरर पे जब इंसिडेंट रे आई, यहाँ से जो इंसिडेंट रे है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल हो गया हमारा, नॉर्मल ड्रॉ कर लो बीच में। एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने कहा है 20 डिग्री का है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 20 डिग्री का। अभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो 20 डिग्री का था, ये जो रिफ्लेक्टेड रे आई ये टकरा के चली गई, यहां से निकल के गई बी पे टकराई। ठीक है, तो इसने कहा है अब बी पे टकराई तो बी से ये वाली जो रे निकलेगी ना रिफ्लेक्टेड रे, इसका एंगल कितना होगा, हमें ये बताना है कि ये एंगल कितना होगा। तो हमें पता है जैसे ये 20 डिग्री का एंगल है ना, तो जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। ये 20 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल है ना ये भी कितना होगा 20 डिग्री होगा। तो अगर ये 20 डिग्री है तो ये कितना होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो अगर ये 20 डिग्री है तो ये कितना होगा 70 डिग्री प्लस, बिकॉज 70 प्लस 20 90, क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल हमेशा सेम होते हैं, तो 20 डिग्री ये है तो 20 डिग्री ही ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल बनाएगा 70 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 70 डिग्री ही होगा। तो आपको जो राइट आंसर है वो होगा 70 डिग्री। ठीक है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे 20 डिग्री था, रिफ्लेक्शन हुआ 20 डिग्री, ये रिफ्लेक्ट होके बी मिरर के साथ टकराई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये वाला एंगल हमसे पूछा था जो कि कितना है 70 डिग्री। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which material would you choose to wrap a box of ice cream to prevent it from melting in summers? कि समर के सीजन में आपके पास मान लो एक आइसक्रीम का बॉक्स है, ठीक है, इस पे लिख दो आइसक्रीम। ठीक है, ये आइसक्रीम का बॉक्स है, आप इसको कौन से चीज से, किस चीज से आप रैप करोगे ताकि वो जो है जल्दी मेल्ट ना हो। तो आप क्या करोगे, आप इसको मेल्ट करोगे एल्यूमिनियम फॉयल से, ना ब्लैंकेट से, ना नायलॉन क्लॉथ, ना प्लास्टिक फॉयल, आप इसको रैप कर दोगे एल्यूमिनियम फॉयल से। वाई एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल से इसलिए बिकॉज जो एल्यूमिनियम है ना इट इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, जैसे ही हीट आएगी वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, वो हीट को अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, इट प्रिवेंट हीट फ्रॉम एंटरिंग इजिली, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज एल्यूमिनियम फॉयल, बिकॉज एल्यूमिनियम फॉयल जो है वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट है और ये हीट को अंदर एंटर नहीं करने देगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आइसक्रीम बॉक्स को गर्मियों में पिघलने से रोकने के लिए आप आइसक्रीम के डब्बे को एल्यूमिनियम फॉयल में लपेटेंगे। तो फर्स्ट जो राइट ऑप्शन है, सॉरी, वो हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट है, A force can act on an object with or without being in contact with it। तो ये तो सही है कि फोर्स आप तब लगा सकते हो अगर कोई सब्सटेंस कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में नहीं है, दोनों ही केसेस में आप जो है फोर्स लगा सकते हैं। तो यस दिस इज ट्रू, क्योंकि हमने पढ़ा है टू टाइप ऑफ फोर्सेस होती हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी आपकी सही। नेक्स्ट है, अर्थ मोल्टन मेटालिक कोर इज ओरिजिन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि अर्थ का जो मोल्टन होता है पिघला हुआ मेटालिक कोर जो है वहां पे ओरिजिन होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। मोल्टन मेटालिक कोर कौन सी है, आउटर कोर की बात हो रही है, जो आपकी आउटर कोर है ना दैट इज origin of the magnetic field। So yes this is true, because जो outer core है it is rich in iron and nickel, आयरन और निकल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है and that's why यहाँ पे magnetic field का origin होता है। तो this statement is also true। सी है, ग्रेविटेशन फोर्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, की ग्रेविटेशन फोर्स ना काफी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। उसके अलावा न्यूक्लियर फोर्सेज आर वीकेस्ट ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज, की जो न्यूक्लियर फोर्सेज है वो वीकेस्ट फोर्स है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स सही नहीं है। जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए एंड बी। बल किसी वस्तु पर कार्य कर सकता है चाहे वह उसके संपर्क में हो या ना हो। पृथ्वी का गलित धात्वित्व क्रोड केंद्र चुंबकीय क्षेत्र का उद्गम है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ए और बी आपके राइट ऑप्शन हो गए इस क्वेश्चन के। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, identify the correct statement regarding phases of moon। First है, we see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected toward us, कि हम मून का उतना ही पार्ट देख सकते हैं जितने पार्ट पे रिफ्लेक्शन होती है। तो दिस इज ट्रू, हमें पता है मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, सन की जो सनलाइट है उस पर रिफ्लेक्ट होकर जितने पोर्शन में रिफ्लेक्शन होगी उतना पोर्शन हमें अर्थ से दिखता है। तो दिस इज ट्रू।
सेकंड स्टेटमेंट है मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, यहां तक तो सही है, बट अर्थ ब्लॉक द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट विच रिजल्ट इन फेजेस। और अर्थ जो है मून का रास्ता रोक देती है, दैट्स वाई उसके फेजेस बनते हैं अलग अलग। मून के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं ना, न्यू मून बनेगा, फिर क्रीसेंट मून बनेगा, फिर फुल मून बनेगा, फिर गिवस मून स्टार्ट मतलब वैनिंग मून स्टार्ट हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस बनते हैं, मतलब हमें हर दिन डिफरेंट डिफरेंट फेज जो है मून का देखने को मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि अर्थ जो है ना सन का जो रास्ता है वो रोक लेती है, दैट्स वाई हमें उसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस मिलते हैं। तो दिस इज नॉट ट्रू। अर्थ सन का रास्ता रोक रही है इसलिए हमें फेजेस नहीं दिखते। हमें फेजेस क्यों दिख रहे हैं? हमें फेजेस इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज हमें उतना ही पोर्शन दिख रहा है अर्थ से जितने पोर्शन पे मून पे रिफ्लेक्शन होती है सनलाइट की, ठीक है। तो या सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कि अर्थ ब्लॉक द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट विच रिजल्ट इन फेजेस। ऐसा नहीं है, फेजेस हमें इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जिस पोर्शन पे उसकी लाइट पड़ती है उतने ही फेज पे रिफ्लेक्शन होती है, उतना ही फेज जो है हमें अर्थ से दिखता है मून का। तो ये सही नहीं है। जब अर्थ सनलाइट को ब्लॉक करती है ना तब तो ल्यूनर एक्लिप्स बनता है। तो दिस इज नॉट ट्रू। See have phases of moon are caused due to varying velocity of moon around the earth. This is also not true. Fourth, the size of illuminated part of moon visible from earth increases after new moon day. कि जो न्यू मून डे है ना उसके बाद जो मून है हमें बढ़ना शुरू हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है। सो दिस इज ट्रू, ठीक है। चलिए मैं फेजेस ऑफ मून दिखाती हूँ आपको तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ये है हमारा सन, यहाँ है मून, ये है हमारी अर्थ। अब क्या है, इस तरह से रोटेशन होती रहती है। जो मून है मून है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। तो जैसे मान लीजिए जब न्यू मून होगा तो कैसे होगा, न्यू मून पे अब आप ये है सनलाइट आई, मून के सिर्फ इस पोर्शन पे सनलाइट जो है गिर रही है, मून के इस पोर्शन पे सनलाइट नहीं दिख रही गिर रही है, दैट्स वाई ये पोर्शन हमें रिफ्लेक्टेड नहीं दिख रहा है, ये पोर्शन हमें ब्लैक दिखता है क्योंकि इस पोर्शन पे लाइट नहीं गिर रही है, ओनली इस पोर्शन पे लाइट गिर रही है, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड न्यू मून डे, ठीक है। बिल्कुल जिसे अमावस्या की रात कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हाफ पोर्शन में ही सनलाइट आ रही है, क्योंकि हमें पता है मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, सन की लाइट उस पर आके रिफ्लेक्ट होती है, उतना ही पोर्शन हमें दिखता है। तो इस पोर्शन पे लाइट तो गिर रही है बट इस पोर्शन पे लाइट नहीं गिर रही है, दैट्स वाई हमें सन से मतलब हमें अर्थ से जो मून दिखता है ब्लैक दिखता है क्योंकि इस पोर्शन पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अब न्यू मून के बाद क्या होता है, मून जो है बढ़ना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। वैक्सिंग क्रीसेंट आएगा, फिर वैक्सिंग क्वार्टर आएगा, वैक्सिंग गिवस आएगा, उसके बाद फिर फुल मून आ जाएगा। फुल मून पूर्णिमा को कहते हैं। पूर्णिमा के दिन आपने देखा है फुल मून दिखता है क्योंकि अर्थ से, क्योंकि सन की पूरी रिफ्लेक्शन जो है उस पर गिर रही है और अर्थ से हमें फुल मून दिखता है, पूरा चमकता हुआ चंद्रमा दिखता है जिसे हम पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। सो फुल मून के बाद फिर चांद जो है घटना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, जिसे वैनिंग कहते हैं। वैनिंग गिवस, वैनिंग क्वार्टर, वैनिंग क्रीसेंट और फिर से न्यू मून बनेगा। फिर न्यू मून के बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा और फुल मून के बाद जो है घटना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंट फेजेस ऑफ मून, ठीक है, क्लियर। तो आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज कौन सा सही है, ए और डी। ए और डी फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन के, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, फेजेस ऑफ मून आपको समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है हमें ये बताना है। एक मिनट, यस, करेक्ट स्टेटमेंट तो फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल, की फ्रीक्वेंसी को डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं, जी नहीं, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं। 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। 1 हर्ट्ज जो है दैट इज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हुए, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। तो ये कहना कि 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड इज ट्रू। थर्ड है एम्पलीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, दिस इज नॉट ट्रू। एम्पलीट्यूड को हर्ट्ज में नहीं डेसिबल में मेजर करते हैं। और 1 डेसिबल इज 100 वाइब्रेशन पर सेकंड, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू बिकॉज डेसिबल एक यूनिट है, वो वाइब्रेशंस के बारे में नहीं बता रहा है। डेसिबल एक यूनिट है और किसकी यूनिट है, डेसिबल एम्पलीट्यूड की यूनिट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है कि 1 हर्ट्ज बराबर है 1 दोलन प्रति सेकंड के, 1 दोलन प्रति सेकंड के, ठीक है। 1 हार्ट इज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर रहा है, और 1 फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस फिजिकल चेंजेस। कौन से सेट में फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बॉइलिंग ऑफ ऑयल, ब्रेकिंग ऑफ मग, बर्निंग ऑफ पेपर। फिजिकल चेंजेस,
ब्रेकिंग ऑफ मग, बर्निंग ऑफ पेपर में केमिकल चेंज हो रहा है, सो दिस इज नॉट राइट आंसर। सेकेंड है डिजोल्विंग कॉपर सल्फेट इन वाटर, डाइजेशन ऑफ फूड, कटिंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड इज केमिकल चेंज है, ये भी सही नहीं है। ब्रेकिंग ऑफ एग, बॉइलिंग सॉल्ट वाटर, मिक्सिंग इंक इन वाटर, थर्ड ऑप्शन है ब्रेकिंग ऑफ एग जो कि फिजिकल चेंज है, इसकी शेप और साइज में चेंजेस आ रहे हैं। बॉइलिंग सॉल्ट वाटर को आप बॉयल कर रहे हो तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, वो सॉल्ट वाटर ही रहेगा। एंड नेक्स्ट है मिक्सिंग इंक इन वाटर में इंक मिक्स किया तो आपने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके अपीयरेंस को आप चेंज करते हो, ना कि केमिकल प्रॉपर्टी, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का कि अंडे का टूटना, नमक वाले पानी का उबलना, स्याही को पानी में डालना, इससे क्या हो रहा है, ओनली उसकी अपीयरेंस चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, लाइक मिल्क से कर्ड बना, दैट इज केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर को आपने बर्न किया, पेपर कन्वर्ट हो गया एश में, दैट इज केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंजेस के राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एक्सपेरिमेंट सैंपल ऑफ टू कलरलेस सॉल्यूशन x एंड y वर टेकन, दो कलरलेस सॉल्यूशन लिए हमने x एंड y, ये x है ये y है। ऑन एडिंग टर्मरिक सॉल्यूशन x एक्वायर्ड येलो कलर, x में जैसे ही हमने टर्मरिक सॉल्यूशन डाला तो ये जो कलर है येलो ही रहेगा, और ये जो y सॉल्यूशन है ना ये क्या हो जाएगा, ब्रिक रेड कलर का हो जाएगा, इट बिकम्स ब्रिक रेड कलर, सॉरी ये ब्रिक रेड कलर का हो जाएगा। इट मीन्स ये जो सब्सटेंस है, जब हमने इसने टर्मरिक डाली तो ब्रिक रेड हो गया। इट मीन्स ये जो सब्सटेंस है ना दिस इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि बेसिक सब्सटेंस में जब मतलब हल्दी में या किसी सॉल्यूशन में हम हल्दी मिक्स करेंगे और इट गिव्स ब्रिक रेड कलर, तो इट मीन्स ये जो सब्सटेंस था बेसिक कलर था, क्योंकि हल्दी जो है ना जब बेसिक सब्सटेंस के साथ मिक्स होगी तब इट गिव्स रेड कलर, ब्रिक रेड कलर। क्योंकि आपने देखा है जब आपके कपड़ों पे स्टेन लग जाता है, व्हाइट कपड़ों पे मान लो एक स्टेन लग गया हल्दी का, येलो स्टेन है, अब उसको अगर आप वॉशिंग बेसिक सब्सटेंस के साथ मिक्स करोगे, मतलब निरमा या डिटर्जेंट पाउडर आप डालोगे उसके ऊपर, तो वो जो स्टेन है ना इट कन्वर्ट इनटू ब्रिक रेड कलर, आपने देखा होगा। सो बिकॉज जो आपका स्टेन है वो बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट किया और उसने क्या कौन सा कलर दे दिया, उसने दे दिया ब्रिक रेड। तो हल्दी जो है बेसिक सब्सटेंस में ब्रिक रेड कलर देती है, और एसिडिक सब्सटेंस में कोई कलर चेंज नहीं होता, येलो ही रहता है। एसिडिक और न्यूट्रल, इवन अगर सब्सटेंस एसिड है और न्यूट्रल है तो एसिड और न्यूट्रल दोनों ही केस में उसका जो कलर है वो येलो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये कहना कि एक्स इज एसिड और एक्स इज न्यूट्रल, हम ये नहीं कह सकते कि एक्स एसिड है या न्यूट्रल है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतना बताया कि एक्स एक्वायर्ड येलो कलर, वाई बिकेम ब्रिक रेड। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द नेचर ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई का नेचर हमें बताना है। तो वाई तो बेसिक है, ठीक है, y तो बेसिक है, आप लिखोगे x and y are salt, जी नहीं, y is a base and x cannot be known with above information, y is a base, x is acid, x acid हम ये नहीं कह सकते क्योंकि x जो है न्यूट्रल भी हो सकता है, क्योंकि येलो कलर न्यूट्रल में भी रहता है। दिस इज नॉट ट्रू, x is base, y is acid is also not true। सेकंड स्टेटमेंट जो है सही होगी कि y तो बेस है बट x cannot be known with above information, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है सॉल्ट, एडिबल ऑयल, विनेगर, शुगर एटसेट्रा आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। इनको हम कॉमन प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज करते हैं अपने घर में, ठीक है, सॉल्ट, एडिबल ऑयल, विनेगर और शुगर को। रीजन दिया हुआ है कि दे इनहेंस द फ्लेवर ऑफ फूड, तो वो फूड के फ्लेवर को इनहेंस नहीं कर रहे हैं, वो फूड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जर्म से, प्रिजर्व, ताकि जो फूड है लॉन्ग टाइम तक हम प्रिजर्व कर सके। तो ए तो सही है बट बी इज नॉट ट्रू। assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Both assertion are true and both assertion and reason are true but ये सिर्फ फूड के टेस्ट को एनहेंस कर रहा है, ये कहना इज नॉट से राइट, ठीक है। सो हम कहेंगे कि assertion and reason are correct, assertion भी सही है, reason भी correct है, बट reason जो है ना that is not the correct explanation of A, assertion। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बी सही है बट बी जो रीजन सही है बट रीजन
इसको मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है ये असर्शन की, इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रखता है, ना कि फ्लेवर फूड के फ्लेवर को एनहेंस कर रहा है। मतलब एनहेंस तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ उसको प्रिजर्व करके रख रहा है लॉन्ग टाइम के लिए। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड जो है स्टेटमेंट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर इट फॉर्म्स अ पाउडरी सब्सटेंस ए इज डिसॉल्व्ड इन वाटर and it forms substance B. एक मिनट, it forms substance B which turn red litmus blue, जो कि क्या करता है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। इट मींस वो सब्सटेंस जो है बेसिक नेचर का है। तो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ए एंड बी, हमें बताना है ए और बी क्या है उसमें। ठीक है, जब मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाया जाता है तो एक पदार्थ ए बनता है, ए को पानी में घोला जाता है और ये पदार्थ बी बनता है जो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। पदार्थ ए और बी की पहचान कीजिए। तो क्या हुआ, देखो मैग्नीशियम को हमने बर्न कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। अब उसने कहा कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को ना, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में मिक्स किया, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में मिक्स किया तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है बेसिक इन नेचर है। दैट्स व्हाई रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। सो जो राइट ऑप्शन होगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। राइट ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करेंगे तो इट गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक नेचर का है। दैट्स व्हाई ये ब्लू रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या मीथेन। तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मीथेन तो ग्रीन हाउस गैसेस है, बट नाइट्रोजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। सो फर्स्ट जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट नाइट्रोजन, बिकॉज इट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन वेस्ट है। असर्शन है इफ एन आयरन नेल इज पुट इन अ ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इट कलर चेंजेस टू ग्रीन। अगर आयरन नेल को, मान लो ये आयरन नेल है, आयरन नेल है, इसको ब्लू कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला तो कलर चेंजेस टू ग्रीन। इसका जो कलर है इस नेल का ये चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा ये। अब रीजन इसमें दिया है कि द रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयरन हैंस द चेंज इन कलर, कि जो कॉपर की रिएक्टिविटी है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आयरन। तो कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा नहीं है, बल्कि आयरन जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कॉपर के, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है। रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा है कि जो आयरन है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू कॉपर। तो ये कहना कि रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयरन हैंस द चेंज इन कलर, तो दिस इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन तो सही है बट जो उसका रीजन दिया गया है वो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आयरन जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू कॉपर। तो इसीलिए जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे ना तो क्या होगा, ये आयरन सल्फेट बन जाएगा। आयरन जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा, बिकॉज आयरन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर के, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर, और ये जो ग्रीन कलर आएगा दिस ग्रीन कलर इज ड्यू टू आयरन सल्फेट। ओके, चलिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, कथन सही है किंतु कारण जो है इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नॉन मेटल्स। कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है नॉन मेटल्स के संदर्भ में, अधातुओं के विषय में गलत कथन की पहचान कीजिए। सो नॉन मेटल्स आर असेंशियल ओनली फॉर सम लिविंग बीइंग्स लाइक अस, कि जो नॉन मेटल्स है ना सिर्फ लिविंग बीइंग्स के लिए ही जरूरी होता है। तो ये कहना इज नॉट ट्रू, क्योंकि जो नॉन मेटल्स है सिर्फ हमारे लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जब बल्कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सबके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉन मेटल्स प्लांट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज प्लांट्स को आपको पता है नाइट्रोजन चाहिए होता है। नाइट्रोजन जो है तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट्स के, तो प्लांट्स की भी हेल्प कर रहा है और
एनिमल्स में भी नाइट्रोजन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन, इवन ऑक्सीजन प्लांट्स भी लेते हैं, एनिमल्स भी लेते हैं, ह्यूमन बींग्स भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ नॉन मेटल्स आर एसेंशियल ओनली फॉर सम लिविंग बींग्स लाइक अस इज नॉट ट्रू, ये इनकरेक्ट है। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट जो है राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ओनली द ट्रू स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट सही है वो हमें बतानी है। तो ये क्वेश्चन जो है ये इट इज बेस्ड ऑन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल प्लांट्स। कल ही हमने किया था कि कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे और हमने ये देखा था कि यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होता है जिसमें दोनों जो सेक्स है, मेल और फीमेल पार्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर हैं उसके। और जो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है मेल और फीमेल पार्ट दोनों सेम फ्लावर पे है, दोनों सेम फ्लावर पे है, सेम प्लांट पे और सेम फ्लावर में है। जबकि यूनिसेक्सुअल में हमने देखा था, यूनिसेक्सुअल में दो केसेस देखे थे, एक तो मोनोशियस और एक डायोशियस। मोनोशियस में क्या था कि एक ही प्लांट पे दोनों प्रेजेंट थे, एक ही प्लांट पे दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट थे। ठीक है, मोनोशियस में हमने देखा था कि बोथ मेल और फीमेल पार्ट जो थे सेम प्लांट पे प्रेजेंट थे। और डायोशियस में हमने देखा था मेल प्लांट अलग था, फीमेल प्लांट अलग था। ठीक है, तो मेल और फीमेल सेम फ्लावर पे होंगे दैट इज डायोशियस, और अगर अलग अलग प्लांट पे होंगे दैट इज सेम फ्लावर पे होंगे तो दैट इज बाइसेक्सुअल, और अगर डिफरेंट प्लांट पे होंगे दैट इज यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल के दो केस देखे थे हमने, मोनोशियस और डायोशियस। तो क्वेश्चन में हमसे एग्जाम्पल पूछा गया है एक्चुअली कि कौन सा आइडेंटिफाई ओनली द ट्रू स्टेटमेंट कि कौन पपाया कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, कि कौन पपाया कुकुम्बर जो है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स, द ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। डी है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप एज द फ्रूट ऑफ द प्लांट। जबकि फोर्थ स्टेटमेंट सही नहीं है, जो ओवरी है वो डेवलप होती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, और जो ओव्यूल्स हैं वो डेवलप होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है दिस इज नॉट ट्रू। उसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट है एंड दिस इज ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट सही है। उसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट है मस्टर्ड, रोज, पेटूनिया है बाइसेक्सुअल फ्लावर, की मस्टर्ड, रोज और पेटूनिया में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, दिस इज आल्सो ट्रू। और कौन, पपाया और कुकुम्बर जो है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, सो दिस इज आल्सो ट्रू। कल की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों के ही आपको एग्जाम्पल बताए थे कि यूनिसेक्सुअल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, बाइसेक्सुअल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। उसके अलावा यूनिसेक्सुअल में मोनोशियस कौन सा है, डायोशियस कौन सा है, ये एग्जाम्पल हमने कल किए थे। तो आई होप आपने कल की क्लास देखी होगी, नहीं देखी होगी तो उसमें एक बार उस क्लास को जरूर देखें आप, काफी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं पपाया, कुकुम्बर, वाटरमेलन, मेज, पंपकिन, इनके यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है हिबिस्कस है, उसके अलावा मस्टर्ड है, रोज है, पिटूनिया है, टमाटो है, ब्रिंजल है, मैंगो है। ये कौन से एग्जाम्पल हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा ए, बी, सी, सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द वैक्सीन गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड वर्क। कि वैक्सीन को कोविड से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन किस प्रकार कार्य करती है। कोविड से बचाने के लिए जो हमें वैक्सीन लगी है वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंटीजन का नंबर बढ़ा देती है। एंटीजन को आप मान लो लाइक दुश्मन है वो हमारी बॉडी के, ठीक है। और बाय प्रोड्यूसिंग, तो एंटीजन को नहीं बढ़ाएगा, बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी। जबकि वो क्या करेगा, जो वैक्सीन है वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का नंबर इंक्रीज करेगा बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी। थर्ड है बाय प्रोड्यूसिंग एंटी इन्फ्लामेटरी सेल्स इन आवर बॉडी, दिस इज नॉट ट्रू। फोर्थ है बाय प्रोवाइडिंग एंटीबायोटिक्स टू आवर बॉडी, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। जो राइट ऑप्शन है आपके इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर 2, बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को इंक्रीज कर देता है। वैक्सीन किस तरह से काम करती है, वैक्सीन में एक्चुअली क्या किया जाता है, किसी वीक और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं थ्रू वैक्सीन।
ठीक है। वीक और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा और जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं वो एकदम से एक्टिव हो जाएंगी। उनको लगेगा कि कोई हमारी बॉडी में एंटर हो गया है, तो वो ऑलरेडी वीक होगा और ये जो हमारी एंटीबॉडीज होंगी ये इस पर अटैक कर देंगी और इसको हरा देंगी। तो इस तरह से उनके माइंड में ये चीज सेटअप हो जाएगी, जैसे ही कल को अगर कोई लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो पहले से ही उससे फाइट करने के लिए रेडी है। उनको पता है उसको उससे किस तरह से फाइट करनी है, तो वो उस पर अटैक करेंगी और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेंगी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उस डिजीज से। तो वैक्सीन क्या है एक्चुअली? इट इज अ वीक और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करती है, सुटेबल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। हमारे शरीर में उपयुक्त प्रतिरक्षकों एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट and choose the correct option. Assertion है presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis, कि जो लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस है, स्टार्च की जो प्रेजेंस है कि ये इंडिकेट करता है कि वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। दिस इज ट्रू बिकॉज फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स जो है, प्लांट्स में ग्लूकोज की जो ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, बिकॉज प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज बनता है ना, और उस ग्लूकोज को प्लांट्स जो है, लीव्स जो है, स्टोर करके रख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये कहना कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस इज ट्रू। एंड सेकंड है कार्बोहाइड्रेट फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड टू स्टार्च, कि जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान ये अल्टीमेटली क्या करता है, इट कन्वर्ट इनटू स्टार्च, की जो ग्लूकोज बन रहा है ना ये कन्वर्ट कर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है फूड लीव्स में। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, first statement is also true and both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, कथन तथा कारण दोनों सही है एवं कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement about cells is correct। सेल्स के केस में कोशिकाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, सो दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट अ जेली लाइक सब्सटेंस। इवन साइटोप्लाज्म जो है इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, और ये जो है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारी, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म यहाँ ये प्रेजेंट होता है। सो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये है हमारा न्यूक्लियस, और इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की ये जो आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये कहना कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। तो ये स्टेटमेंट भी होगी आपकी गलत। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज पोरस अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। जो थर्ड स्टेटमेंट है ये है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के साइड में, दैट इज पोरस, ये पोरस है और मटेरियल के मूवमेंट को अलाउ करती है। मतलब पोरस का मतलब इजिली आना जाना हो जाता है, पोरस मतलब इस तरह से पोरस है और ये मटेरियल के मूवमेंट को अलाउ करती है। कोई भी मटेरियल जो है उसकी मूवमेंट जो है उसको होने देता है, कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाई मेम्ब्रेन, और it is made up of lipid bilayer or it is porous and it all allow the movement of material। कौन सा मटेरियल, लाइक आरएनए और प्रोटीन्स, आरएनए और प्रोटीन्स की मूवमेंट को होने देती है ये कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज ट्रू। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, इज नॉट ट्रू, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर।
क्रोमोसोम्स तो क्या है ना, एक्चुअली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कहाँ गया, क्रोमोसोम्स तो क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए और प्रोटीन से बना होता है क्रोमोसोम्स। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। केंद्रक को घेरने वाली केंद्रकीय झिल्ली सरंग होती है जिससे पदार्थों का संचलन हो पाता है। ठीक है, पोरस है, दैट्स व्हाई डीएनए, दैट्स व्हाई आरएनए और प्रोटीन जो है इजिली मूव कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग सेट। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, इनके बारे में बता रहे हैं। कौन सा डिजीज कौन किसकी वजह से हो रहा है। तो अगर फर्स्ट है वायरस, तो वायरस की वजह से कौन सा डिजीज होता है, वायरस की वजह से कोल्ड, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स जो है वायरल डिजीज है। बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन कोज डाइसेंट्री, मलेरिया तो प्रोटोजोआ करता है। बैक्टीरिया जो है यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। फंगस कैन कॉज रस्ट ऑफ व्हीट। तो आपके जो राइट आंसर है दैट इज, एक मिनट, हाँ जी मेरा फोन ना, यस, वायरस जो है इट कोज कोल्ड एंड कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स। जो विषाणु हैं वो क्या करते हैं, जुकाम, खांसी, पोलियो, चिकन पॉक्स का कारण है। जो जीवाणु है, जीवाणु जो है दवाइयां बनाने में प्रयुक्त होते हैं। प्रोटोजोआ है पेशिश एवं मलेरिया का कारण है। फंगस जिसे कवक कहते हैं गेहूं में रस्ट का कारण है। तो ए का हो गया सेकंड, ए का सेकंड इसमें है। बाकी में तो है भी नहीं, तो अगर सिर्फ आपको एक ऑप्शन भी पता होता तब भी आप राइट आंसर तक पहुंच जाते। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। A is the largest gland in human body, B store bile juice, C break down starch into sugar and D helps in controlling blood sugar level। तो largest gland, जो largest gland है ह्यूमन बॉडी की वो क्या है, वो है लीवर। तो ए क्या हो गया आपका, लीवर। ए हार्ट नहीं है, हार्ट नहीं है, ए है लीवर। स्टोर बाइल जूस, बाइल जूस को कौन स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर। और ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, स्टार्च को शुगर में जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो कौन कर रहा है, सलाइवा। और हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल को कौन कंट्रोल करता है, पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या कर रहा है, इंसुलिन सिक्रीट करता है जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है कंट्रोल में रहता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, A and B secrete their hormones when they receive order from gland C. Which of the following can A, B, C respectively B? A और B अपने हार्मोन सिक्रीट करते हैं जब उन्हें ऑर्डर मिलता है ग्लैंड C से। तो A, B, C क्या है, तो A और B टेस्टिस और ओवरीज तो नहीं है, ए बी पिट्यूटरी, पेनक्रियाज भी नहीं है, ए बी थायराइड, एड्रिनल, सी क्या है, पिट्यूटरी। सी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और जब ए और बी थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड्स को सिक्रीट देयर हार्मोन्स कब सिक्रीट करते हैं, जब उन्हें ऑर्डर मिलता है कहाँ से, ग्लैंड सी से। जब पिट्यूटरी से उन्हें ऑर्डर मिलता है, पीयूष ग्रंथि से जब उन्हें ऑर्डर मिलेगा थायराइड और एड्रिनल ग्रंथि को, तो वो क्या करेंगी, हार्मोन सिक्रीट करेंगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहाँ गया, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा कथन जो है गलत है ये बताना है हमें। फर्स्ट है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल इज बेटर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल। दुमिट्टी मृदा की अपेक्षा चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है बेहतर होती है, दिस इज ट्रू। वाटर रिटेंशन, वाटर एब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी है क्ले सॉइल की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लोमी सॉइल, दिस इज ट्रू। हमें बताना है गलत कौन सा है। सेकंड है, पार्टिकल साइज ऑफ क्ले सॉइल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल, कि क्ले सॉइल का जो पार्टिकल साइज है छोटा है एज कंपेयर टू लोमी सॉइल, दिस इज आल्सो ट्रू। देखो 3 तरह की सॉइल हमने कल की थी, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल में क्या होता है, इसके पार्टिकल साइज काफी बड़े होते हैं और इनके बीच में काफी एयर गैप होता है, काफी एरेटेड होती है, पार्टिकल का साइज भी काफी बड़ा है। ये है सैंडी सॉइल। सेकंड है लोमी सॉइल एंड थर्ड है क्ले सॉइल। और क्ले सॉइल का जो साइज पार्टिकल का साइज है दैट इज वेरी स्मॉल, इसका साइज इतना कम, बहुत ज्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि वाटर जैसे इसमें डालेंगे तो ये सारे पानी को अब्जॉर्व कर लेगी। इसकी वाटर परकोलेशन रेट जो है बहुत कम है, सारे पानी को अब्जॉर्व कर देगी, पानी को बहने नहीं देगी, दूसरी तरफ से निकलने नहीं देगी। ठीक है, उसके अलावा लोमी सॉइल की बात करूं तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी और क्ले सॉइल। तो ये जो है सैंडी और क्ले दोनों सॉइल का मिक्सचर है, इसमें सैंडी और क्ले दोनों का मिक्सचर है। सो
सैंडी सॉइल के पार्टिकल साइज ज्यादा बड़े हैं, क्ले के ज्यादा छोटे हैं, और लोमी के जो है दोनों का मिक्सचर है, सैंडी और क्ले का। सो पार्टिकल साइज ऑफ क्ले सॉइल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल इज ऑल्सो ट्रू। Clay soil is more fertile as compared to loamy soil. This is also true. Fourth statement है clay soil is better aerated than loamy soil. की जो clay soil है काफी aerated है as compared to loamy soil. This is not true क्योंकि clay soil के एयर गैप बीच में एयर गैप बहुत कम है, जबकि लोमी सॉइल में जो एयर गैप है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल। तो क्ले सॉइल ज्यादा एरेटेड नहीं है, लोमी सॉइल ज्यादा एरेटेड है एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल। सो वो स्टेटमेंट जो है आपकी सही नहीं है, और यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी कि दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुभावित होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the image formed by pinhole camera is real. Which of the following statement offer a suitable explanation for this fact? कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है पिन होल कैमरा में, उसमें जो इमेज बनती है वो रियल होती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो कौन सी स्टेटमेंट इस लाइन को सपोर्ट कर रही है? सो इस तरह से ना पिन होल कैमरा है जिसमें क्या है, पिन की जितना छोटा सा होल होगा, और यहाँ मान लो कोई सब्सटेंस रखा है आपने, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो किस तरह से बनेगी, यहाँ पे इस बॉक्स के दूसरी साइड पे इमेज बनेगी। इस इमेज में इस बॉक्स में कोई लेंस नहीं होता, एंड एक छोटी सी जो पिन साइज का एक होल है, वहां से लाइट एंटर करती है, और इमेज फॉर्मेशन जो है इस साइड में होती है। तो यहाँ जो इमेज बनती है ना, इन्वर्टेड इमेज बनती है, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है यहाँ पे। तो इस तरह से कोई लाइट, मान लो ये कैंडल रखी हुई है आपने, तो यहाँ जो इमेज फॉर्मेशन होगी इन्वर्टेड होगी, इस तरह से इमेज फॉर्मेशन बनेगी इसकी। तो इट इज बेस्ड ऑन डायरेक्टली लिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट जो है इट इज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस कथन को ये सपोर्ट कर रहा है कि लाइट जो है ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो इसका जो फैक्ट है दैट इज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट चेंजेस पाथ व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये तो रिफ्रैक्शन हो गया। थर्ड है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज ट्रू, लाइट जो है ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट डिफ्रैक्ट्स ऑन एंटरिंग अ स्मॉल ओपनिंग इज नॉट ट्रू, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन एक स्टेटमेंट है कि स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ये हमारा जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है, और वो क्या करता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड को ब्रेकडाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वह स्टेटमेंट तो सही है। रीजन है कि डाइजेस्टिव जूसेस नीड एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि हमें पता है स्टमक में HCl सिक्रीट होता है, पेप्सिन सिक्रीट होता है, और म्यूकस होता है। HCl क्या करता है, जो भी खाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनको किल करता है। उसके अलावा एसिडिक मीडियम जो है वो प्रोवाइड करता है इसको, डाइजेस्टिव जूसेस को, लाइक फॉर एग्जांपल पेप्सिन हो गया। तो पेप्सिन जो है एक ऐसी एंजाइम है जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती है। तो प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो स्टमक में ही स्टार्ट हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है, कहाँ कंप्लीट होती है। तो स्टमक में स्टार्ट होती है प्रोटीन की डाइजेशन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। तो पेप्सिन जो है एक एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड्स में, और ये पेप्टाइड जो है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे एमिनो एसिड्स में। तो पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रहा है पेप्टाइड्स में, और ये पेप्सिन तभी काम करेगा जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा, और वो एसिडिक मीडियम उसको कौन प्रोवाइड करेगा, HCl। और ये म्यूकस जो है ये स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो जो राइट आंसर है आपके इस ऑप्शन क्वेश्चन का, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है, ये हमसे पूछा गया है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? जब मैंने नाइट्रोजन साइकिल आपको बताई थी, एक मिनट पेन देख लूं, मेरा पेन थोड़ा गड़बड़ करता है रोज। जस्ट वेट 2 मिनट्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है? जब हमने नाइट्रोजन साइकिल की थी तो हमने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है, एक साइकिल है जो नाइट्रोजन का बैलेंस को मेंटेन करती है, और उसमें कुछ स्टेप्स हमने किए थे। तो फर्स्ट स्टेप हमने किया था नाइट्रोजन फिक्सेशन का, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकेंड स्टेप था उसमें हमने नाइट्रिफिकेशन
डीनाइट्रिफिकेशन, थर्ड स्टेप था डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। एंड फोर्थ स्टेप यहां लिख देती हूँ, फोर्थ स्टेप हमने किया था असिमिलेशन, असिमिलेशन एंड अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, जिसमें हमने क्या देखा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन, किसकी हेल्प से, या फिर बायोलॉजिकल फिक्सेशन की वजह से, मतलब या जो बैक्टीरिया है उनकी हेल्प से, या फिर लाइटनिंग की हेल्प से, या फिर कुछ फर्टिलाइजर्स हैं उनकी हेल्प से, जो नाइट्रोजन है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और वो जो नाइट्रोजन है जो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो कौन सी यूजेबल फॉर्म है, अमोनिया और नाइट्रेट। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन जो है अमोनिया या नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। ठीक है, दैट इज अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट। तो फर्स्ट स्टेप था नाइट्रोजन फिक्सेशन। वही सेकंड स्टेप में नाइट्रिफिकेशन में क्या था, अमोनिया जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा था विद द हेल्प ऑफ सम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एंड उसके बाद फिर डीनाइट्रिफिकेशन होती है, डीनाइट्रिफिकेशन होती है। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन में जो अमोनिया है, सॉरी जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट जो है यूजेबल फॉर्म, मतलब नाइट्रोजन में वापस कन्वर्ट हो जाता था, एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है, उसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और ये जो डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है ना, ये इसमें कौन हेल्प करता है, कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो हेल्प करते थे। तो नाइट्रोजन साइकिल में एक्चुअली हमने 5 स्टेप देखे थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, ये जो डीनाइट्रिफिकेशन है ना, ये लास्ट स्टेप रख लो आप। ठीक है, थर्ड और फोर्थ ये रख लो, इसमें बताती हूँ क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 स्टेप प्रोसेस है जिसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन के बाद क्या होगा, असिमिलेशन होगा। असिमिलेशन क्या है, वो जो नाइट्रेट है प्लांट्स उसको कंज्यूम करेंगे और वो क्या करेंगे, प्लांट्स उसको यूज करेंगे नाइट्रोजन की यूजेबल फॉर्म को, और उससे क्या है उनके बॉडी में, मतलब वो क्या करेंगे, उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। एंड उसके बाद अमोनिफिक वो प्रोसेस है असिमिलेशन, जब अमोनिया को प्लांट्स नाइट्रेट को जब प्लांट्स यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड असिमिलेशन। असिमिलेशन के बाद अमोनिफिकेशन होता है। अमोनिफिकेशन में क्या है, जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई करेंगे तो उनकी बॉडी से अमोनिया रिलीज होगा और वो वाटर के साथ मिक्सअप होगा जब सॉइल में जाके, तो अमोनियम बनाएगा। फिर से वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, देन नाइट्रेट जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को, फिफ्थ स्टेप था, उस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कंफ्यूजन मत करना, रुको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको इसमें। एक बार फिर से क्लीन सा बना के बताती हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन में फर्स्ट स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन, थोड़ा सा डिटेल्ड हो गया ये, जबकि हमसे सिर्फ क्वेश्चन में नाइट्रोजन फिक्सेशन ही पूछा है, बट सिर्फ एग्जामिनर हर बार नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछे ऐसा जरूरी नहीं है। फर्स्ट स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेशन का है जिसमें नाइट्रोजन जो है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक अमोनिया। सेकंड स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, अब जो अमोनिया है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब जो नाइट्रेट बना है उसको प्लांट्स जो है यूज कर लेंगे, जिसे हम कहेंगे असिमिलेशन। असिमिलेशन के बाद फोर्थ स्टेप होगा, दैट इज अमोनिफिकेशन। जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई करेंगे तो उनकी बॉडी से अमोनिया रिलीज होगा, वो वाटर में मिक्स होकर अमोनियम आयन बनाएगा जो फिर से नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, देन नाइट्रेट में, और वो जो नाइट्रेट है वो फिर एटमोस्फेयर में चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल में, ये 5 स्टेप्स होते हैं। हमसे फर्स्ट स्टेप के बारे में पूछा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, फर्स्ट है रिलीज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन, इसको इरेज कर देती हूँ, प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू सॉइल। सो डेड ऑर्गेनिक मैटर को वापस जब सॉइल में भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन। तो दैट इज नॉट नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, दिस इज ट्रू। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, कि जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। थर्ड है कन्वर्जन ऑफ एमोनिया इनटू नाइट्रेट by the bacteria present in soil. This is nitrification, not nitrogen fixation. And fourth है conversion of nitrogen compound into gaseous nitrogen. This is denitrification. हमसे नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछा था जो कि राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन डज अ स्प्रिंग हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी? स्प्रिंग की लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी कौन से केस में होगी? 4 केसेस यहाँ पे दिए हैं, आपको बताना है कौन से केस में जो स्प्रिंग है उसकी लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होता क्या है। पोटेंशियल एनर्जी होती है जो स्टोर्ड एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि मिनिमम पॉसिबल स्टोर्ड एनर्जी, मिनिमम सबसे कम स्टोर्ड एनर्जी, मिनिमम स्टोर्ड एनर्जी, उसको हम कह रहे हैं लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो मिनिमम स्टोर्ड एनर्जी किसी स्प्रिंग की कब होगी? स्प्रिंग कैसा है? स्प्रिंग आपने देखा है कि पेन वगैरह में भी स्प्रिंग होता है ना, तो उसको एग्जांपल मान के चलिए कि स्प्रिंग की लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी कब होगी। फर्स्ट स्टेप है कि स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू मिनिमम एंड इज प्लेस्ड एट हाइट। जो स्प्रिंग है उसको मिनिमम आप कंप्रेस करो और किसी हाइट पे प्लेस कर दो, उसे हम कहेंगे लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। जी नहीं। सेकंड है द स्प्रिंग इज पुल्ड आउट टू द मैक्सिमम। स्प्रिंग को खींचो मैक्सिमम जितना आप खींच सकते हो और उसको हाइट पे रख दो, तो हम कहेंगे कि उसकी लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। थर्ड है द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू मिनिमम एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। उसको थोड़ा सा ही कंप्रेस करो और उसको ग्राउंड पे रख दो, तो हम कहेंगे कि इसकी लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। फोर्थ ऑप्शन है द स्प्रिंग इज नीदर कंप्रेस्ड नॉर पुल्ड आउट एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। उसको ना ही कंप्रेस कर रहे हैं ना ही हम पुल कर रहे हैं, और उसको ग्राउंड पे, वो ग्राउंड पे रखा हुआ है, इस तरह से ग्राउंड पे पड़ा है, तो हम कहेंगे दिस इज लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी, जो कि सही है, सत्य है। ठीक है। कोई स्प्रिंग है उसको उसकी लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब वो ग्राउंड पे नीचे पड़ा हुआ है, उसको हम छेड़ नहीं रहे, ना ही उसको मिनिमम कंप्रेस कर रहे हैं ना ही मैक्सिमम कंप्रेस कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं कर रहे हम, तो हम कहेंगे कि उसकी लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। नीदर स्ट्रेच नॉर कंप्रेस, तब हम कहेंगे इसकी लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। स्प्रिंग को ना तो स्पिंडिट किया जाए ना ही खींचा जाए, तब वह भूमि पर पड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि उसकी जो है लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, एक मिनट, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी? इसमें से कौन से यूनिट्स हैं जो सेम फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। WS का मतलब है वॉट सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये फोर्स का यूनिट है, ये है फोर्स का यूनिट, और वॉट सेकंड जो है एनर्जी का यूनिट होता है। तो दिस इज नॉट ट्रू। हमें बताना है जो दोनों सेम क्वांटिटी के यूनिट्स हों। सेकंड है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड है जूल सेकंड। जूल सेकंड एंगुलर मोमेंटम का है और ये एनर्जी का है, तो ये एनर्जी का है और ये एंगुलर मोमेंटम का है, दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है। थर्ड है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और वॉट सेकंड, के दोनों ही एनर्जी के यूनिट हैं। दोनों ही किसके यूनिट है? एनर्जी के, जो कि सेम फिजिकल क्वांटिटी है। उसके अलावा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है, और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें दिया है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन मीटर, तो ये तो फोर्स का यूनिट है, और न्यूटन मीटर जो है वो एनर्जी का यूनिट है। ठीक है। तो सेम क्वांटिटी कहाँ थी? थर्ड ऑप्शन में, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और वॉट सेकंड, तो ये दोनों ही यूनिट जो है एनर्जी के यूनिट हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन है ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद अ नेक्ड आई। करेक्ट हमें बताना है, तो फर्स्ट तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑल आर माइक्रोस्कोपिक हम नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल है जो एग्स वगैरह हैं वो भी क्या क्या है, वो भी सेल है, बट दैट इज नॉट माइक्रोस्कोपिक, हम उसको नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑल हैव अ सेल वॉल, सबके पास सेल वॉल होती है, ये कहना भी सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है एनिमल सेल्स के जो एनिमल सेल्स है ना उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। सेकंड है ऑल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि हमें पता है जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। फोर्थ है ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन, दिस इज ट्रू। प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो उनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज केवल डी। क्लियर। क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी थी और करेक्ट कौन सी है? ओनली डी जो है राइट ऑप्शन है, ओनली डी, केवल डी जो है वो सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, a feather of mass a feather of mass 15 gram is dropped from a height. It is found to fall with a constant velocity. What is the net force acting on it? एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है, ये पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है, उस पर काम करने वाला नेट बल कितना है। एक हाइट से आपने 15 ग्राम का एक फेदर था उसको ड्रॉप किया और नीचे वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन जो है दैट इज जीरो। कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 15 ग्राम का, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन उसने किया ही नहीं, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। तो फोर्स इज इक्वल टू 15 इंटू जीरो, तो फोर्स कितनी लग रही है, नेट फोर्स लग रही है जीरो। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, शून्य, उस पर जो फोर्स लग रही है वो जीरो लग रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये एटम वाला क्वेश्चन है। दिस इज एन आयन X3 पॉजिटिव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एलिमेंट X, atomic mass 27, atomic number 13, the number of protons, electrons and neutrons in X3 plus is respectively। X जो है एक एलिमेंट है, उसके जो आयन्स हैं दैट इज X3 प्लस। ठीक है, तो उसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 27, एटॉमिक मास 27 है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो है 27, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो लिखते हैं यहाँ पे, एटॉमिक नंबर कितना है 13। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसके पास 13, और न्यूट्रॉन अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे 27 माइनस 13 कर लो, 7 माइनस 3 4 एंड 2 माइनस 1 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 14। तो प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास 13 और न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास 14। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स अब हमें बताना है कितने हैं। तो देखो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एक्स के पास दैट इज 13, और इलेक्ट्रॉन्स भी अगर एक्स है उसके ऊपर कोई आयंस नहीं होते तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते 13, बट उसके ऊपर आयंस, उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है 3 पॉजिटिव, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं, तो आप 13 माइनस 3 कर दीजिए, तो इसमें आ गया 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन 13 है, न्यूट्रॉन 14 है, प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन 10 और न्यूट्रॉन 14। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, प्रोटॉन है 13 एंड इलेक्ट्रॉन है 10 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 14। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी एलिमेंट है इस तरह से एलिमेंट को लिखते हैं, यहाँ पे उसका एटॉमिक मास लिखा जाता है जो कि सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है जो कि होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और अगर उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली कंटेन देयर ओन डीएनए। ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनली है जिसका अपना डीएनए होता है। तो आप इसको याद रखोगे पीएमएन से, याद रखना पीएमएन से मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से आप याद रख सकते हो इसको कि किस ऑर्गेनली के पास अपना डीएनए होता है। तो पीएमएन के पास अपना डीएनए होता है, पी से प्लास्टिड, एम से माइटोकॉन्ड्रिया और एन से न्यूक्लियस। पीएमएन से आप याद रख सकते हो। प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस जो है उनके पास अपना डीएनए होता है, वैक्यूल के पास अपना डीएनए नहीं होता। तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2 ए बी और डी, ए बी डी के पास अपना डीएनए होता है। ठीक है, किसी भी टर्म से आप याद रख सकते हो, पीएमएन से भी याद रख सकते हो, जरूरी नहीं है, किसी भी तरह से आपको याद होना चाहिए कि पीएमएन प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इससे जो है ये जो तीनों ऑर्गेनलीज हैं इनके पास अपना डीएनए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ 4 लिक्विड ए बी सी एंड डी आर गिवन बिलो। 4 लिक्विड हैं, उनकी डेंसिटी दी हुई है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हमें ये बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। तो एक बार फिर से चेक कर लो रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, यस इट इज। चलिए तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ इसकी एक डायग्राम छोटी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, बॉइंट फोर्स के ऊपर ये क्वेश्चन है बेस्ड। ठीक है, ये ए है, बी है, सी है, डी है। ए की जो डेंसिटी है लिक्विड की डेंसिटी, ये लिक्विड की डेंसिटी है,
ए में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है 785, बी के लिक्विड की डेंसिटी है 820, थर्ड जो है इसके लिक्विड की डेंसिटी है 924, डी के लिक्विड की डेंसिटी है 1020। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स पे आओ। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कौन सी सही है हमें ये बताना है, करेक्ट कौन सी है, कौन सा कथन सत्य है, सही है, वो बताना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड बी श्योरली फ्लोट इन लिक्विड ए। ऐसा ऑब्जेक्ट जो लिक्विड बी में फ्लोट कर रहा है, जो लिक्विड बी में फ्लोट कर रहा है, अगर फ्लोट कर रहा है इसका मतलब इसकी डेंसिटी वो कब फ्लोट करेगा, जब इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बी की डेंसिटी से कम होगी तब वो फ्लोट करेगा, या फिर इक्वल होगी तब भी वो फ्लोट करेगा। जैसे ही इसकी डेंसिटी, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, मान लो इस फ्लूइड की डेंसिटी है 821 और इसकी डेंसिटी होगी 821, सॉरी ये 820 है और इसकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होगी 821, एक नंबर भी अगर इंक्रीज हो गया तो ये डूब जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसने ये कहा है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो लिक्विड बी में फ्लोट कर रहा है, लिक्विड बी में फ्लोट कर रहा है, मान लो 820 या 820 से कम इसकी डेंसिटी है, दैट्स व्हाई ये फ्लोट कर रहा है, तो श्योरली फ्लोट इन लिक्विड ए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है लिक्विड ए में भी फ्लोट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो इसकी डेंसिटी है 819 रख लो या 820 रख लो, 819 रख लो। ठीक है, अब इसकी डेंसिटी 819 है, तो ऐसा सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी 819 है, क्या वो इस लिक्विड में फ्लोट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो कम है, 785 है, इसकी डेंसिटी 819 है, तो ये तो सिंक कर जाएगा ना, डूब जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा। फ्लोट वो कब करेगा, जब ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी या बराबर होगी, तभी वो फ्लोट करेगा, अदरवाइज वो फ्लोट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी गलत। ऐसा कहना कि एक बिंब जो द्रव बी में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव ए में भी तैरेगा इज नॉट ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड सी श्योरली फ्लोट इन लिक्विड बी। ऐसा ऑब्जेक्ट जो लिक्विड सी में फ्लोट कर रहा है, अगर लिक्विड सी में फ्लोट कर रहा है, इट मींस या तो इसकी डेंसिटी 924 है या इसकी डेंसिटी 924 से कम है, दैट्स व्हाई वो लिक्विड सी में फ्लोट कर रहा है। तो वो जो लिक्विड सी में फ्लोट कर रहा है लिक्विड बी में भी फ्लोट करेगा इज नॉट ट्रू, क्योंकि अगर ये 924 है मान लो इसकी, या 920 भी मान लो, तब भी फ्लूइड की डेंसिटी से तो ज्यादा ही है, तो ये फ्लोट नहीं करेगा, सिंक कर जाएगा। सो सेकंड स्टेटमेंट भी सही नहीं है कि एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव बी में भी तैरेगा इज नॉट ट्रू। अब थर्ड स्टेटमेंट पे आओ। थर्ड स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड ए मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड बी। ऐसा ऑब्जेक्ट जो लिक्विड ए में फ्लोट कर रहा है, लिक्विड ए में फ्लोट कर रहा है, इट मींस उसकी डेंसिटी 785 होगी या 785 से कम होगी, दैट्स व्हाई वो इस फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है ना। तो ऐसा लिक्विड जो ए में फ्लोट कर रहा है मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड बी, फ्लोट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। 785 डेंसिटी है, 820 से तो कम है, तो वो तो फ्लोट करेगा ही करेगा। ये कहना कि नहीं फ्लोट करेगा इज नॉट ट्रू। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग कि एक बिंब जो द्रव ए में तैरता है वह द्रव बी में तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता है। वो तो तैरेगा ही, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो थर्ड भी गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड सी, जो लिक्विड सी में फ्लोट कर रहा है, मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए, तो वो लिक्विड ए में फ्लोट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। मान लो इसकी डेंसिटी है 924, तो ये नहीं तैरेगा। 785 इसकी डेंसिटी कम है, 925 है, 4 है मान लो इसकी डेंसिटी, तो ये तो डूब जाएगा, है ना। तो मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए, ये स्टेटमेंट सही है। और तैर भी सकता है अगर 924 से कम है। 924 से कम कितनी भी हो सकती है, 924 से 700 हो सकती है, 750 हो सकती है, 780 हो सकती है, तो 785 तक जो है ऑब्जेक्ट जो इसमें फ्लोट कर सकता है। तो मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए इज ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट सही है कि एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है, सी में फ्लोट कर रहा है, वह द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी, वो तैर भी सकता है और डूब भी सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इसको कर लोगे। और ये पॉइंट फोर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, पॉइंट फोर्स हमने डिस्कस किया था कल वाले सेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कितने क्वेश्चन रह गए हमारे? बस 2, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
रीजन है इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो विद्युत धारा है एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज नॉट ट्रू, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है ना, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों है वो भी बताऊंगी। ऑल्दो हमने ये पढ़ा था कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक करंट है तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ये स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, मान लो कि कोई वायर है, यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रहा है और यहाँ से 7 एम्पियर करंट आ रहा है, सॉरी 7 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो वायर है इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 7 + 5 12 एम्पियर, ठीक है। तो ये स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है A इज फॉल्स एंड B इज सॉरी R इज ट्रू। तो फर्स्ट जो है इसका ऑप्शन वो राइट आंसर होगा कि A तो गलत है बट R जो है वो सही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों ही है बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट फॉलो स्केलर लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट फिजिबल, मतलब इनमें कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में हमने पढ़ा है कि सबसे ऊपर जो मेटल होता है, एलिमेंट होता है, दैट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू लोअर वन। तो सीरीज आपको पता है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जिब्रा, अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर से गोल्ड प्लेटिनम। इस निमोनिक से आप याद कर सकते हो या फिर किसी और तरह भी याद कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो इसकी मैं सीधी से यहां लिख देती हूँ, पोटाशियम, प्लीज स्टॉप से S से सोडियम, स्टॉप कॉलिंग C से कैल्शियम, कॉलिंग मी M से मैग्नीशियम, कॉलिंग मी O से एल्यूमिनियम, केयरलेस C से कार्बन, जिब्रा से Z से जिंक, इंस्टेड I से आयरन, ट्राई T से टिन, बाकी यहां लिख देती हूँ। टिन के बाद आ जाएगा टिन, लेड, लेड के बाद आ जाएगा हाउ से H से हाइड्रोजन, कॉपर Cu और सेब्स S, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और पीटी भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इस निमोनिक से आप याद रख सकते हो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर, टेप, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। तो P से पोटाशियम, सॉरी H से सोडियम, C से कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, C से कार्बन, Z से जिंक, इंस्टेड I से आयरन, ट्राई T से टिन, लर्निंग L से लेड, हाउ H से हाइड्रोजन, कॉपर Cu, सिल्वर सेब से सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। तो इस निमोनिक से आप याद रख सकते हो। तो ऊपर वाली जो मेटल एलिमेंट है दैट इज मोर रिएक्टिव, जैसे जैसे वो नीचे चलता जाता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट आते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे लेस कौन सा है, गोल्ड और प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है सबसे लेस रिएक्टिव है। तो इसमें अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं यहाँ से इस वाली साइड को, ताकि ये सीरीज आपको दिख जाए। एक मिनट, ये सारा ही नहीं, ये सारा ही होगा, चलो यहाँ हिंदी मीडियम वाला है ना, यहाँ देख लो। फर्स्ट ऑप्शन है जिंक प्लस कैल्शियम सल्फेट। तो जिंक स्ट्रॉन्ग है या कैल्शियम, ये देखिए जिंक स्ट्रॉन्ग है या कैल्शियम, कैल्शियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जिंक जो है कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, जिंक जो है ना कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखो जिंक नीचे है कैल्शियम ऊपर है, इट मींस कैल्शियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जिंक वीक है, वीक जो है स्ट्रॉन्ग वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपका राइट आंसर होगा कि ये जो है ना जिंक कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो ये जो रिएक्शन है इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं। सेकेंड है मैग्नीशियम प्लस जिंक।
मैग्नीशियम और जिंक में देखा जाए तो मैग्नीशियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैग्नीशियम जो है जिंक को रिप्लेस कर सकता है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। थर्ड है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर, तो एल्यूमिनियम ये है और कॉपर नीचे है, इट मींस एल्यूमिनियम जो है कॉपर को रिप्लेस कर सकता है बिकॉज एल्यूमिनियम वो स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू कॉपर। फोर्थ स्टेट जो रिएक्शन है दैट इज लेड सल्फेट और आयरन। लेड और आयरन में से देखा जाए तो लेड जो है आयरन जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू लेड, तो आयरन भी लेड को रिप्लेस कर सकता है, ये रिएक्शन भी पॉसिबल है। आयरन जो है लेड को रिप्लेस करेगा और ये रिएक्शन बन जाएगी आयरन सल्फेट प्लस लेड, ठीक है। तो ये तीनों ही रिएक्शंस पॉसिबल हैं, बट जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जो जिंक है वो कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, कैल्शियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू जिंक। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन है ना रिएक्टिविटी सीरीज से हमेशा आता ही आता है, तो आपको ये याद रखने हैं, ये निमोनिक से याद रखो या किसी भी तरह से याद रखो, बट ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिक्स्ड है, आज की सीरीज भी अगर आप देख लेते हो अच्छे से तो इसमें से भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, और जब आप पेपर दे के आओगे ना तब आप मुझे कहोगे कि यस मैम इसमें से क्वेश्चन आए थे। अगर नहीं आएंगे तो आप देख लो, मतलब ट्राई कर लो अगर आपको लगता है मैं गलत बता रही हूँ तो, बिकॉज एवरी टाइम इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जो मेन टॉपिक है उनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, और ये सारे टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किए। कल हमने एक क्विक रिवीजन सेशन लगाया था जिसमें सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। आज हमने सारे एमसीक्यू, सारे तो नहीं कहूंगी, मतलब हाँ टोटल इतने एमसीक्यू हमने कर लिए हैं जितने पेपर में आने के चांसेस हैं। और ऐसा नहीं कि सेम यही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, बट इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन, टॉपिक जो है वो सेम रहने वाले, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज हो गया, मिरर वाले क्वेश्चन हो गए, पॉइंट फोर्स वाले क्वेश्चन हो गए, एटम्स वाले क्वेश्चन हो गए, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिक्स्ड है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज वाले क्वेश्चन हो गए जो आने ही आने हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास पे अगर आप अच्छे से देख लेते हो, ध्यान से देख लेते हो, तो आपका जो सीटेट है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले सकती हूँ। उसके अलावा साइंस पेडागोजी का मैराथन सेशन हमने किया था, उसमें भी हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो वो सेशन भी आप जरूर देखना, और ये वाला सेशन जो आज वाला है ये भी जरूर देखना। तो 50 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के हो गए, 50 क्वेश्चन ये आज हमने कर लिए डिस्कस, किसके, अपने थ्योरी के, ठीक है। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा जो कल की क्लास थी जिसमें हमने क्विक रिवीजन लगाया था, वो भी क्लास आप जरूर देख लेना, मतलब ये तीनों क्लासेस तो आप देख के ही जाना। एंड उसके अलावा बाकी आपकी मर्जी है जो भी आपको ठीक लगे। बाकी जो पेपर सीरीज थी ना, बाकी वाली पहले वाली हमारी, जिसमें 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, 3 से 4 सेशन उसमें हमने किए हैं, वो क्लासेस भी आप जरूर देख लेना, काफी हेल्पफुल रहेंगी। अब तो काफी कम टाइम रह गया है, और इधर उधर भटकने से अच्छा है खुद पे विश्वास रखो, खुद पे, मतलब एक होता है ना कि कभी यहाँ देख रहे हो वहां देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरी ही वीडियोस देखो, किसी की भी देखो, बट किसी एक पर्टिकुलर इंसान की देखो जहां से आपको चीजें समझ में आती हूँ, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट मत करो, और सेशन अच्छा लगे तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। बाकी अभी तो है 2-3 दिन आपके एग्जाम के लिए, तो तब तक आपको और भी वीडियोस मिलेंगी। एंड चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे, इसका लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। बाकी आपको कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना। एंड उसके अलावा कुछ बच्चों की कुछ डाउट थे, तो मैं सोची हूँ वो उनके वहीं पे मतलब नो जहाँ पे उन्होंने डाउट पूछा है कमेंट सेक्शन में, वहीं पे उनका आंसर कर दूंगी मैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।